यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गरीब स्वर्णों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था उस पर मोहर लगा दी है कि 2019 के पहले और काफ़ी पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे और सक्रिय राजनीति में थे तो संसद में खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि गरीब स्वर्णों को आरक्षण की सख्त ज़रूरत है। तो SC ST OBC सबको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन गरीब स्वर्णों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने इसकी व्यवस्था 2019 में कर दी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट से भी यह क्लियर हो गया है कि आरक्षण 10% मिलेगा। अब देखिए, वो जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है यह सबकी समुचित विकास की व्यवस्था कर रही है। आंकड़ा कहां से लाएगी विकास की? नहीं, आंकड़ा कहां से लाएगी? पंकज जी देखिए, आंकड़ों के खेल में बुद्धिजीवी पढ़ते हैं। हम और आप जो यथार्थ में जो मिल जाए उस पर भरोसा करते हैं। मदद अगर किसी को करनी हो तो माननीय प्रधानमंत्री से सीखे कि किस तरीके से गरीबों की मदद करनी है। देखिए, एनडीए गठबंधन में आखिरी समय में चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन वहां पर चुनाव के लिए प्रचार के लिए उतारती है और रोड शो में एक जो विहंगम दृश्य देखने को मिला, हम सब ने देखा, शायद आपने कवर भी किया होगा। उतना सुन लीजिए पंकज जी, उतना समय नहीं मिला। मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं और पुनः बोलता हूं कि पूरे बिहार के पंचायत में चिराग पासवान से ज्यादा कोई भी नेता बिहार का नहीं घूमा है। EWS यानी सवर्णों को 10% आरक्षण देने को लेकर के 2019 से ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आखिरकार कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि EWS जो 10% सवर्ण समाज को दिया गया है वो सर्वमान्य है और वो सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। और बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, गोपालगंज और मोकामा। उनमें चिराग पासवान की क्या भूमिका रही, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता, इनको तो आप जानते ही होंगे, चंदन सिंह। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। चंदन जी, पहले बताइए, EWS आरक्षण पर लोग के बहुत सारा कंफ्यूजन है, उसे आप कैसे दूर करेंगे? देखिए पंकज जी, यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गरीब स्वर्णों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था उस पर मोहर लगा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन मैं बता दूं कि 2019 के पहले और काफ़ी पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे और सक्रिय राजनीति में थे तो संसद में खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि गरीब स्वर्णों को आरक्षण की सख्त ज़रूरत है। देखिए, उनको मदद नहीं मिल पाता है, वो बहुत गरीब हैं और उनको चाहिए कि सरकारी सहायता जिससे वो प्रतिभावान हैं आगे बढ़ सके। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस तरीके से, आपको याद होगा कि मंडल कमीशन का लहर चला था और दलित OBC को आरक्षण मिला था, उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बड़ी भूमिका थी। उसी तरीके से उनकी भूमिका इस आरक्षण में भी है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इसमें भूमिका अहम है। देखिए, सवाल उठता है गरीब पर, तो गरीब सिर्फ सवर्ण समाज में ही है कि और भी समाज में कोई गरीब हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए सभी समाज में हैं। अगर आप देखिएगा तो SC ST OBC सबको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन गरीब स्वर्णों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने इसकी व्यवस्था 2019 में कर दी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट से भी यह क्लियर हो गया है कि आरक्षण 10% मिलेगा। अब देखिए, वो जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा मानता हूं पंकज जी कि यह ऐतिहासिक फैसला है और यह खुशी का क्षण है। पूरे देश भर में खुशी की लहर है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण तो लागू हो गया, देंगे कैसे? आंकड़ा नहीं है, नहीं बिहार सरकार के पास है, नहीं भारत सरकार के पास है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अब सरकार इसकी व्यवस्था की है, आंकड़ा की भी व्यवस्था कर देगी पंकज जी। अगर आपको आंकड़ा चाहिए होगा, कैसे होगी आंकड़ा? बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाएगी। बगैर जाति जनगणना की होगी। देखिए, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश बैठे हैं तो विधिवत इसकी चर्चा हुई है। उसमें 2 असहमत भी थे और 3 सहमत थे, तो इसको सर्वसम्मति से ही कहा जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा
टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने का, तो बिहार में तो हो रहा है ना जातिगत जनगणना। माननीय मुख्यमंत्री जी का घुमा के कान पकड़ने का जो तरीका है, इससे तो आप मानिएगा ना कि इसमें सभी को पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन पीछे खड़ा है, किसको जो विकास से दूर है, कौन विकास से दूर है। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं राष्ट्रीय लेवल पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अगर 10% आरक्षण दिया गया है सवर्णों को, तो कैसे तय करेंगे कि कौन से सवर्ण गरीब है? कोई स्थिति पता नहीं है। देखिए, बिल्कुल वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है, यह सबकी समुचित विकास की व्यवस्था कर रही है। आंकड़ा कहां से लाएगी विकास की? नहीं, आंकड़ा कहां से लाएगी? पंकज जी देखिए, आंकड़ों के खेल में बुद्धिजीवी पढ़ते हैं। हम और आप जो यथार्थ में जो मिल जाए उस पे भरोसा करते हैं। का काम तो ये आंकड़ा का खेल पे काम करना। पंकज जी, हर एक किसान के खाते में 2000 रुपया पहुंच रहा है। अरे बात मत घुमाइए, बताइए ना, ये सुनिए, बात मत घुमाइए। सुनिए, योजनाएं हैं पे उतरी हैं, लेकिन कुछ तथाकथित कुछ लोग ऐसे हैं जो आंकड़ों की बहस में। सुन लीजिए, गरीब सब होते हैं। आंकड़ा, बगैर आंकड़ा के कैसे 10% आरक्षण देगी सवर्ण समाज को भारत सरकार? अब इसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय लेवल पर जातिगत जनगणना की मांग करते हैं कि नहीं? इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और वहां पर जो फैसला होगा उसको हमको सहज स्वीकार होगा। देखिए, ये राजनीति जो आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, इसमें यथार्थ में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ महज राजनीति हो रही है, और राजनीति ही हो सकती है। बाकी कोई मदद नहीं हो सकता है। मदद अगर किसी को करनी हो तो माननीय प्रधानमंत्री से सीखे कि किस तरीके से गरीबों की मदद करनी है। मैं मानता हूं औचक जरूरत नहीं है जातिगत जनगणना की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये व्यवस्था जो है, यह सरकार हर एक दल से विचार विमर्श करके देखे कि इसकी जरूरत कितनी है। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराना संभव नहीं है। यह स्पष्ट संसद में हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, मोकामा और गोपालगंज। चिराग पासवान के साथ में आप लंबे वक्त तक काम किए, उनकी क्या भूमिका रही दोनों सीटों पर? क्योंकि जिस तरह से मोकामा में चुनाव जीत गई महागठबंधन की टीम। देखिए, चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा रोल है ये 2 उपचुनावों में। कैसे गोपालगंज में 2200 वोट से एनडीए की जीत हो जाती है, वहीं मोकामा में देखिए जो जीत अनंत सिंह की तकरीबन 40,000 के लगभग हुआ करती थी, वह घट के सीधे आधे से भी कम रह जाती है। 18,000 हुआ। 16,000 पे अगर वह जीत अगर सिमट कर आ जाती है तो यह चिराग पासवान की देन है। देखिए, एनडीए गठबंधन में आखिरी समय में चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन वहां पर चुनाव के लिए, प्रचार के लिए उतारती है, और रोड शो में एक जो विहंगम दृश्य देखने को मिला, हम सब ने देखा, शायद आपने कवर भी किया होगा। उतना सुन लीजिए पंकज जी, उतना समय नहीं मिला। मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं और पुनः बोलता हूं कि पूरे बिहार के पंचायत में चिराग पासवान से ज्यादा कोई भी नेता बिहार का नहीं घूमा है। इसलिए ग्राउंड पे जो पकड़ है और जो एक दलित समाज में उनका जो अप्रोच है, और सवर्ण समाज के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो उनकी बातों का असर होता है, उसी का असर था कि मोकामा में वह जीत 16,000 पर सिमट जाती है। बताइए, चिराग पासवान के समर्थन में अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी लगाव है, अभी भी कोई उम्मीद है क्या बचा हुआ? अरे देखिए, लोजपाई जो होता है वो लोजपाई ही रहेगा, लेकिन मैं जो यथार्थ है पंकज जी, उसी पर बात कर रहा हूं। और मैं ही नहीं, विभिन्न दल के कई नेता हैं जो कह चुके हैं कि चिराग पासवान जी का ऑरा ऐसा है कि इस दोनों उपचुनावों में बहुत कामयाब रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि गोपालगंज में जो भाजपा की प्रारंभिक जो मजबूती वाला सीट हुआ करता था, बहुत पुराना सीट हुआ था, भाजपा का जमीन वहां खिसक गया। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि क्यों नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी का देखिए बहुत लंबे समय से वो सीट रहा है, और स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की पत्नी वहां पर लड़ी, और जिस तरीके से महागठबंधन के लोग वहां पर एक वोट पोलराइज करने का प्रयास किए, और बिहार के उप मुख्यमंत्री वहां पर जाके अपने घर का हवाला दिए कि गोपालगंज मेरा घर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, हम मेरे ही प्रत्याशी को वोट दीजिए, जो एक इमोशनल
वो चाहते थे कि टच मिले, लेकिन जनता जान गई और चिराग पासवान के वजह से जहां भारतीय जनता पार्टी वाकई में वहां पर आखिरी समय में कमजोर महसूस कर रही थी, तो चिराग पासवान का बूस्टर डोज जो लगा, इससे कहीं ना कहीं जो वहां पर एक दलित अगर चिराग पासवान वहां नहीं जाते जिताने तो का काम किया। अगर चिराग पासवान नहीं जाते तो महागठबंधन वह सीट निकाल लेती। हमको ऐसा लगता है कि तब महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता और संभवतः वह सीट को वो जीत जाती, लेकिन चिराग फिर भी महागठबंधन भारी रही, क्योंकि बीजेपी वहां से 30,000 वोटों से जो जीतती थी वो महज 2200 रहा आंकड़ा। नहीं, देखिए वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना सीट बचा लिया, लेकिन मोकामा में ये जीत महागठबंधन की जीत नहीं है। अगर इससे पहले के चुनाव में अगर आप देखें तो और अभी के जो वोट मिला है, इसमें महज 1000 का अंतर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका महज 1000 वोट की है। एक समय था कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र इनका हुआ करता था और बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में ये मोकामा का सीट आता था, तो ये असर नहीं कर पा रहे हैं। अब 17 साल में जो इनका जो झूठ का पिटारा है वो खुल गया है और जनता वास्तविकता इनकी जान चुकी है। इसीलिए अब ये समझ लीजिए कि स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें और कहीं कमंडल लेके ध्यान और प्रवचन करें। अब बिहार की राजनीति में इनकी जगह हमको ऐसा लगता है कि है नहीं। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इनको लगता है कि बिहार की राजनीति में अब उनके लिए जगह नहीं बचा है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। हालांकि अभी भी चिराग के समर्थन में कुछ कुछ बोलते रहते हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी चिराग से प्रेम थोड़ी बहुत बची हुई है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।